सरकारी आवास से इलेक्ट्रिक वाहन स्वामियों को अनुदान दिया। 51 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रतापगढ़ पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, अशोक सिंघल की प्रतिमा का किया अनावरण। गुड्डू मुस्लिम के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी गुड्डू मुस्लिम की संपत्ति को दी। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर, सीएम योगी ने तैयारियों का लिया जायजा। मथुरा में विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा विभाग की बैठक, 6 दिसंबर को दीपदान करने की बनाई रणनीति। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ मैं हूं अफीफा मलिक। सीएम योगी ने अपने सरकारी आवास से इलेक्ट्रिक वाहन स्वामियों को अनुदान राशि का हस्तांतरण किया। साथ ही 51 बसें, 38 इंटरसेप्टर वाहन और 12 पब्लिसिटी वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कार्यक्रम के लिए परिवहन विभाग को बधाई भी दी गई और कहा कि प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नीति बनाई हुई है। हम इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी भी दे रहे हैं। देखिए 38 जो है 38 जो गाड़ियाँ इंटर सेक्टर गाड़ियाँ थी, जिसमें अपने स्कॉर्पियो गाड़ी पर उस पर मशीन स्थापित किया गया है जो हाई स्पीड गाड़ियों को नियंत्रण करने में सहायक होगी। उसमें ऑटोमेटिक मशीनें लगी हुई हैं। कोई भी हाई स्पीड से गुजरेगा तो उस मशीन से मशीन देख लेगी और उसका चालान भी करेगी। तो ये नियंत्रण करने के लिए किया गया है। अभी 38 गाड़ियाँ आज रवाना हुई हैं, फिर अभी 24 गाड़ियाँ और भी रवाना की जाएंगी और प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रतापगढ़ में जेठवाड़ा के वीर सिंहपुर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने अशोक सिंघल के बने मंदिर का उद्घाटन किया और अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा के अब तक 5 राज्यों में से एक राज्य है। हमें विश्वास है कि 3 राज्यों में भी भाजपा सरकार बनाएगी। उन्होंने आगे कहा कि अखिलेश यादव के पास कोई राजनीतिक विजन न होने के कारण इस तरीके के वो बातें करते रहते हैं। मंदिर आंदोलन के अग्रणी योद्धाओं में से थे, जिनके मार्गदर्शन में हमारे जैसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों ने काम किया है। आज उनकी मूर्ति के अनावरण का कार्यक्रम हमारे मित्र कृष्ण कुमार पांडे जी, जो पूज्य अशोक जी के वह भी शिष्य हैं, मैं भी शिष्य हूँ, और रखा हुआ था। उस कार्यक्रम के निमित्त मुझे आज आने का मौका मिला। और अच्छी बात यह है कि आज 2 दिसंबर आज से लगभग 50 दिन बाद रामलला की जन्मभूमि पर रामलला 550 साल बाद विराजमान हो जाएंगे। जो हमारे विरोधी कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन ये तारीख नहीं बताएंगे, वह जो चुनावी राम भक्त हैं, चुनावी हिंदू बनकर के, चुनावी जनेऊधारी बनकर के जो आते हैं, उनको बता रहे 22 जनवरी को रामलला विराजमान होने जा रहे हैं। और इस बात पर हम सबको गर्व है। हम सभी तीर्थ स्थलों का विकास कर रहे हैं, चाहे अयोध्या हो, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, चाहे प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी और 5 लाख के इनामी गुड्डू मुस्लिम के खिलाफ प्रयागराज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने शहर के चक निरातुल इलाके में गुड्डू मुस्लिम के 3 मंजिला मकान पर कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने बाकायदा डुगडुगी बजाकर पहले कुर्की की कार्रवाई का ऐलान किया और फिर कुर्की की कार्रवाई की। बता दें कि गुड्डू मुस्लिम पर 5 लाख का इनाम है और वो कई महीनों से फरार चल रहा है। आज उमेश पाल हत्याकांड में वांछित अभियुक्त गुड्डू मुस्लिम, जिस पर 5 लाख का इनाम है, उसके खिलाफ हमने माननीय न्यायालय से धारा 83 CRPC के तहत आदेश प्राप्त किया था। उसी के तहत एक कार्रवाई करी गई है। यहाँ जिसका मकान जो है चकिया में, उसको कुर्क किया गया है। इससे पहले भी जो कार्रवाई हुई क्या थी और आज क्या किया गया? पहले इसमें एक प्रक्रिया होती है, NBW हासिल किया जाता है, फिर 82 की कार्रवाई जो 1 महीने का नोटिस सर्व करना होता है, और उसके बाद ये 83 की कार्रवाई करी जाती है। इसके तहत ये कुर्क किया जाता है। और भी कई अभियुक्त फरार हैं, उन पर भी कुल 6 लोगों के खिलाफ हमने 83 की कार्रवाई करनी है। इनका आदेश हमने माननीय न्यायालय से प्राप्त कर लिया है और आने वाले दिनों में सबके खिलाफ ये कार्रवाई करी जाएगी। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ केंद्रीय मंत्रियों के साथ अयोध्या दौरे पर रहे। उन्होंने सबसे पहले हनुमानगढ़ी और श्री राम लला के दर्शन पूजन किए। उसके बाद निर्माणाधीन पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हाईवे अड्डे का निरीक्षण भी किया। जल्द हवाई अड्डा शुरू करने का निर्देश दिया। साथ ही उसके बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में इस माटी को
माथे पर लगाने का एक सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मेरे लिए आज एक बहुत भावनात्मक क्षण भी है, क्योंकि इस अयोध्या की माटी के साथ मेरी आजी अम्मा का एक बहुत भावनात्मक लगाव संपूर्ण जीवन में सदैव रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत विश्व पटल पर अग्रसर हो रहा है। अग्रसर केवल आर्थिक क्षमता के आधार पर नहीं, अग्रसर केवल आत्मनिर्भरता के आधार पर नहीं, लेकिन अग्रसर भारत की सांस्कृतिक धरोहर और भारत की आध्यात्मिक शक्ति के आधार पे भी। और ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या उस आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र बिंदु है। मैं अपना प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देश पर राज्य सरकार ने जो प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा, हम सब आभारी हैं कि आज उसे भारत सरकार ने अपनी सहमति दी और 821 एकड़ लैंड राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध कराने के उपरांत एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा नए एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। और अभी यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन हुआ है उसके अनुरूप 15 दिसंबर तक ये नया एयरपोर्ट पूरी तरह बनकर के तैयार होगा और जो भी तिथि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी जाएगी उसी के अनुरूप प्रधानमंत्री। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्याय विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा विभाग की बैठक गोवर्धन स्थित गेस्ट हाउस में आयोजित हुई। 6 दिसंबर को दीपदान की रणनीति बनाई गई। बैठक को संबोधित करते हुए हिंदूवादी नेता ने कहा कि 6 दिसंबर को प्रत्येक हिंदू श्री कृष्ण जन्मभूमि के मूल गर्भगृह पर दीपदान करेगा। प्रशासन को हिंदू धर्मावलंबियों की सरकार में किसी बात की चिंता नहीं होनी चाहिए। हिंदू महासभा की जिलाध्यक्ष छाया गौतम ने कहा कि योगी मोदी सरकार में यदि दीपदान और जल अभिषेक नहीं होगा तो कब होगा, इसलिए प्रशासन को सहयोग करना चाहिए। सभी कृष्ण भक्तों से यही अपील है कि 6 दिसंबर को यदि बाय द वे हमारा फ़ोन भी बंद हो जाता है या हमको नज़रबंद कर दिया जाता है या पुलिस हमको गिरफ्तार कर लेती है, तो सभी कृष्ण भक्तों को सीधे जन्मभूमि पहुंचना है और उसी स्थान पर दीपदान करना है जहां हमारे कान्हा का जन्म हुआ था। शासन प्रशासन इस समय बहुत दबाव डाल रहा है कि ये दीपदान कैसे भी ना हो, लेकिन हम योगी मोदी की सरकार है, भाजपा सरकार है, ये सभी सनातनियों की सरकार है, इसमें दीपदान अवश्य करेंगे। चाहे शासन प्रशासन हमको जेल भेज दे या हमें गोली मार दे, हमें कोई परवाह नहीं है। सभी कानपुर में फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाकर सस्ता सोना देने का विज्ञापन करके भोले भाले लोगों को ठगने वाले गिरोह को पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस गिरोह के सक्रिय 2 सदस्यों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जिनके पास से लगभग 20 लाख की कीमत के नकली सोने के बिस्किट बरामद किए गए। आपको बता दें कि इस गिरोह के लोग इतने शातिर हैं कि पहले ये व्यापारियों से संपर्क कर सोना बेचने की इच्छा जाहिर करते हैं, फिर अलग अलग नंबरों से व्हाट्सएप कॉलिंग कर सोना दिखाते। पहली बार खरीदने पर अच्छा और असली सोना देते थे, वहीं दूसरी बार इससे सोना खरीदने पर ये असली की जगह नकली पीली धातु के बिस्किट बेच देते, जिनको बाद में चेक करने पर वो नकली मिलते। हरवंश मोहाल की घटना है जिसमें अप्रैल के महीने में एक एफआईआर दर्ज हुई थी 40/23, जिसमें वादी संतोष यादव ने ये उसमें एफआईआर में दर्ज कराया था कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। लगभग 1,57,00,000 रुपए उनसे लिए गए हैं और 5 किलो नकली सोना दिया गया है और 3 लोगों के नाम इसमें दर्ज थे। तफ्तीश में ये पता चला ये गुजरात के रहने वाले एक गैंग का काम है और इनके द्वारा ऐसे कई लोगों को धोखा दिया गया था। और ये गैंग इस तरह काम करता है कि शुरुआत में असली सोने के बिस्किट देता है 10% कम रेट में मार्केट वैल्यू के, और एक बार 2 बार कम अमाउंट में। जैसे इनको शुरू में 100 ग्राम एक बार गुजरात जाकर के इन्होंने डील किया, असली सोना दिया गया। दूसरा डीलिंग कानपुर में आकर उन्होंने किया, 100 ग्राम सोना दिया, वो नकली। मेरा नाम संतोष यादव है और मेरा रियल एस्टेट का काम है और मेरे साथ ये धोखाधड़ी अहमदाबाद और कानपुर में दोनों जगह इन लोगों ने करी है मिलके और बहुत मुश्किल से इनको पकड़ पाए।
फेसबुक के माध्यम से समीर अग्रवाल के थ्रू मेरी जान पहचान हुई और उसके बाद समीर अग्रवाल ने संजय पटेल का नंबर दिया जो कि नाम फर्जी है और उनसे मेरी पहली डील अहमदाबाद में हुई थी। वहाँ पर उन लोगों ने मुझे सोना दिया था जो कि असली था। उसके बाद जो हमारे साथ डील करी गई वो सारा सोना नकली था और ये लोग कैश में ही इन्होंने पैसा सारा लिया है। राजधानी लखनऊ में नगर निगम की ठंड से बचाव की व्यवस्थाओं को लेकर नगर निगम आयुक्त ने बताया कि लखनऊ में सड़कों पर कोई भी ठंड में नहीं सोएगा। नगर निगम की पूरी व्यवस्था है, जगह जगह रैन बसेरे बनाए जा रहे हैं और जगह जगह पराग की व्यवस्था भी की जा रही है। वहीं गड्ढा मुक्त अभियान को भी लेकर नगर आयुक्त ने बताया कि राजधानी लखनऊ की सड़कें बेहतर हैं और जल्द से जल्द राजधानी लखनऊ की सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी। नगर निगम लखनऊ द्वारा परमानेंट शेल्टर होम और टेम्पररी शेल्टर होम्स का संचालन किया जाता है। परमानेंट शेल्टर होम हमारे पूरे साल चलते हैं। अभी जैसे ठंड ने दस्तक दे दी है, कल बरसात हुई है, उसके बाद टेम्परेचर डाउन हुआ है, तो हम लोग जहाँ भी रिक्वायरमेंट है पूरे लखनऊ में हम लोग टेम्पररी शेल्टर होम बनाएंगे जिसमें अलाव की, पानी की और टॉयलेट की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था करते हुए हम देंगे। जहाँ जहाँ नीड होगी फूड सप्लाई की व्यवस्था की जाएगी। किसी भी तरह का किसी को रायबरेली में कुछ दिन पहले एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया था, जिसको लेकर पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर दोषी पर कार्रवाई कर न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित परिवार ने बताया कि पीड़िता और उसके परिजनों ने कुछ दिन पहले भी पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई थी, जिसके बावजूद मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। चारों दिन में गए थे तो पीछे जाकर चारों लोग पकड़ लिए, सल्लू, ऋषभ, दीपू, अंकित, चारों लोग पकड़ लिए हैं। ले जाकर अपने कमरे में रात भर दिन भर बंद करे गए। जब शाम पर 8-6 बजे निकाली है तो जान से मारे की धमकी किसी से बताऊंगी तो जान से मार देंगे। फिर मैं घर से आई लड़ाई कर। ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं? क्या करते हैं? क्या हुआ? मैं दल का जिला महासचिव हूँ। मेरा नाम सिराज अहमद और साजन है और ये पीड़ित आज हमसे मिला है और इसको आज तक कोई न्याय नहीं मिल पाया और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि न्यायालय में पीड़ित परिवार न्यायालय गया और न्यायालय के आदेश से FIR हुआ, 64 का बयान भी हुआ, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जो अपराधी हैं वो छुट्टा घूम रहे और आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। रायबरेली की सड़कों पर मौत बनकर दौड़ रहे डगमगाकर वाहन और ओवरलोड डंपरों पर शिकंजा कसने के बजाय RTO की टीम के काले कारनामे सामने आए हैं। बता दें कि स्कूल के बाहर कबाड़ में बिकने के लिए खड़े वाहन को RTO की टीम ने जबरन उठा लिया और स्कूल से 8 किलोमीटर दूर उस बस को पकड़ने का झूठा दावा कर रही है। दरअसल ये पूरा मामला जिले के सलोन कोतवाली क्षेत्र स्थित कस्बे में संचालित मॉडर्न पब्लिक स्कूल का है, जहां से ARTO ने शुक्रवार की दोपहर बिना स्कूल प्रशासन को जानकारी दिए अपने चालक से जबरन बस को उठवा लिया और सूची चौकी पर ले जाकर वाहन को सीज कर दिया। तो ये कहना चाहेंगे स्कूल से गाड़ी उठा ले गए 1:30 बजे बगैर बताए। छुट्टी कब होती है विद्यालय में? छुट्टी होती है 2:15 बजे विद्यालय में। तो क्या बच्चे उसमें थे? वाहन चल रहा था? कैसे खड़ा था? वाहन खड़ा हुआ तो 15 दिन से वहाँ खड़ा हुआ है। किस लिए खड़ा है वो वाहन? मतलब उसको उसका पेपर खत्म हो गया गाड़ी का, तो उसको बेचना था हमको कबाड़ में, इसलिए बाहर खड़ा कर दिया गया। तो उसको रोड पे नहीं चलती थी? नहीं, स्कूल में जगह नहीं है। तो इनके द्वारा दिखाया जा रहा है कि रास्ते में मैंने पकड़ा चलते हुए, क्या कहना चाहेंगे? गलत है। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे कि विद्यालय इसमें कागज था या नहीं था? इस पे बस का कागज का 3 दिसंबर तक है नहीं, तो 29 तारीख उसका फिटनेस खत्म हो गया, गाड़ी बाहर खड़ी कर दी गई है 10 दिन पहले। रायबरेली के ग्राम सभा 52 बुजुर्ग बल्ला में एक ऐसा स्थान है जो जंगल में पड़ता है, जहां सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मशहूर है, जहां पर लोगों का काफी हुजूम भी लगता है। ऐसा मानना है कि जो अपने दिल में मुराद लेकर उनके आस्थाने मुबारक पर जाता है उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, जिसकी देखरेख पिछले काफ़ी वर्षों से खादिम मोहम्मद वाजिद करते आ रहे हैं, जिनके जरिए मालूम हुआ कि दरगाह पर आने वाले ज़ायरीनों को पानी की बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दरगाह के आसपास में नल की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। जब ये जानकारी लखनऊ मंडल ब्यूरो प्रमुख मोहम्मद सद्दाम को मिली तो उन्होंने तत्काल नल की व्यवस्था कराई। हाँ, हमने नल लगवाया है। यहाँ लोगों का आवागमन में और यहाँ काफ़ी समस्या दिख रही थी। पानी पीने के लिए या हाथ पैर धुलने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। इसके लिए जब ये समस्या को हमने देखा
मोहम्मद वाजिद साहब, उनके माध्यम से हमको पता चला। हम यहाँ आया करते थे तो उन्होंने बताया कि यहाँ भाई नल का समस्या बहुत ज़्यादा है। तो ये देखते हुए मैंने अपने मित्रों से कहा, अपने दोस्तों से ये बात रखी, तो उनके माध्यम से ये जो है नल का शुभारंभ किया गया है ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो सके, जानवरों को भी पानी मिलेगा, कीड़े मकोड़ों को भी पानी मिलेगा। सीतापुर में प्राथमिक विद्यालय के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने औचक निरीक्षण किया। विद्यालय के कायाकल्प का निरीक्षण कर ग्राम प्रधान को व्यवस्थित करने के निर्देश भी दिए। साफ सफाई, पेयजल की उपलब्धता, नलों की टोटी ठीक कराने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा रसोई घर में गैस सिलेंडर न उपलब्ध होने और गुणवत्तापूर्ण नमक में कमी पाए जाने पर ग्राम प्रधान को चेतावनी और पूर्ण नोटिस देने के निर्देश भी दिए। उन्नाव में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज दोस्तीनगर में पहले बार किसानों के खेतों पर ड्रोन से नैनो यूरिया का छिड़काव कर प्रदर्शन किया गया। मात्र 20 मिनट में ही आलू के 1 एकड़ खेत में ड्रोन से छिड़काव का काम पूरा कर लिया गया। इस अवसर पर किसानों से नैनो यूरिया और तकनीक के साथ खेती करने का आह्वान भी किया गया। इस दौरान जिला कृषि अधिकारी ने किसानों को फसल संबंधित विस्तृत जानकारी दी। बहुत बहुत नमस्कार आप सभी लोगों को। जी मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे जनपद उन्नाव में विकसित भारत संकल्प यात्रा जो कि पूरे प्रदेश में चलाई जा रही है, तो जनपद उन्नाव में विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो शुभारंभ है वो हसनगंज ब्लॉक से दिनांक 23 नवंबर से लेकर के 26 जनवरी 2024 तक के लिए किया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से इफ्को के द्वारा पूरे जनपद के जितने भी समस्त ब्लॉक हैं, समस्त ब्लॉकों के सभी ग्राम पंचायतों हेतु 8 ड्रोन तथा उनके पायलट का ट्रेनिंग दे करके उन्नाव भेजा गया है। इसके माध्यम से प्रत्येक ग्राम सभा में 2 से 3 किसानों के खेतों में इफ्को के द्वारा निःशुल्क नैनो यूरिया, नैनो डीएपी तथा सागरिका का स्प्रे कराया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य, जैसे पीएम प्रणाम योजना भारत सरकार के द्वारा चलाई गई है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि कैसे भी जो हमारे रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा खेतों में किया जा रहा है, अंधाधुंध प्रयोग किया जा रहा है, जिससे मिट्टी के ऊपर, वातावरण के ऊपर ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ रहा है, नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, तथा पानी का दोहन ज़्यादा होने की वजह से हमारे भूगर्भ का जो जल है, जल स्तर घटता जा रहा है। इसको कम करने के उद्देश्य से नैनो उर्वरकों का प्रयोग किया जा रहा है और ड्रोन का इसमें प्रयोग किया। खबरों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताज़ा तरीन खबरों के लिए।